नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि प्लेटो के उप आदर्श राज्य के अंदर प्लेटो की जो बुक थी द लॉज, उस बुक के अंदर उप आदर्श राज्य संबंधी विचार प्लेटो ने दिया। उसमें मैंने आपको 3-4 विशेषता आपको बता दी है मेरे दोस्तों। आज विशेषता के बारे में बात करते हैं, सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था। प्लेटो के उप आदर्श राज्य में सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था कैसी थी उसकी चर्चा करेंगे मेरे दोस्तों। देखिए दोस्तों, जहाँ रिपब्लिक की बात करें हम, तो रिपब्लिक में उसने आदर्श राज्य के बारे में बात की थी। आदर्श राज्य के बारे में बात की थी। आदर्श राज्य के बारे में बात की थी रिपब्लिक के अंदर, और ये कहा था कि विवाह नहीं होना चाहिए। ठीक है, साम्यवाद का सिद्धांत दिया उसने, जिसको बोलते हैं संपत्ति विषय साम्यवाद। और एक है पत्नी विषय साम्यवाद। जहाँ वह रिपब्लिक में अपने आदर्श राज्य के अंदर साम्यवाद की बात करता है, और उस साम्यवाद में ये कहता है कि दो वर्ग, जो संरक्षक वर्ग है, जिसे हम दोस्तों अभिभावक वर्ग कहते हैं, इसी अभिभावक वर्ग को 2 भागों में उसने बांटा, भाई दार्शनिक वर्ग और सैनिक वर्ग। तो इन 2 वर्गों के ऊपर, दार्शनिक वर्ग और सैनिक वर्ग, ठीक है मेरे दोस्तों, सैनिक वर्ग के ऊपर क्या किया उसने कि साम्यवाद का सिद्धांत क्या किया, लागू किया था। साम्यवाद का सिद्धांत लागू किया था। और साम्यवाद सिद्धांत का मतलब ये है कि ये 2 वर्ग संपत्ति नहीं रखेंगे, निजी संपत्ति नहीं रखेंगे। ठीक है, और निजी संपत्ति में प्लेटो जो है घर को, परिवार को, सबको संपत्ति ही मानता है मेरे दोस्तों। ठीक है ना, तो निजी संपत्ति परिवार नहीं रखेगा। और पत्नी विषयक साम्यवाद के अंदर भी उसने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो दार्शनिक वर्ग के हैं वो विवाह नहीं करेंगे। ठीक है, वो ये मानता था कि कहीं ना कहीं जो परिवार है, जो संपत्ति है, वो उसको पथभ्रष्ट करती है। तो ये बात है। अब जैसे ही उसने उप आदर्श राज्य की कल्पना की, तो ये सारी व्यवस्था अपने उप आदर्श राज्य में चालू कर दी। वो कहता है कि उसने संपत्ति का साम्यवाद दिया उसने रिपब्लिक में, तो अब वो उप आदर्श राज्य में कहता है कि लोग अपनी निजी संपत्ति रख सकते हैं। ठीक है, अपना निजी परिवार भी रख सकते हैं मेरे दोस्तों। तो जहां उसने निजी और संपत्ति को न रखने की बात की थी अपने आदर्श राज्य में द रिपब्लिक बुक में, वहीं उसने अपने द लॉज बुक के अंदर जो उप आदर्श राज्य से संबंधित जो बात की थी उसके अंदर निजी संपत्ति रखने की बात की है और परिवार रखने की क्या की है, बात की है। तो अब आपको पता लग गया होगा मेरे दोस्तों कि वह निजी संपत्ति की यहाँ पर व्यवस्था कर दी कि लोग निजी संपत्ति रखेंगे, परिवार रखेंगे। तो अब ध्यान दो, विवाह कर, अब परिवार होगा तो मेरे दोस्तों पता है कि परिवार कैसे बनता है। ब्याह होगा, विवाह होगा तो कौन आएगी, राजकुमारी आएगी मेरे दोस्तों, पत्नी आएगी। तो पत्नी से क्या होगा, सब पता है कि बाल बच्चे होंगे तो परिवार बन जाता है। और बाल बच्चों को परिवार का पालन पोषण करने के लिए मेरे दोस्तों कि परिवार का पालन पोषण करने के लिए क्या कमाएगा, संपत्ति। क्या कमाएगा, और संपत्ति कमाएगा मेरे दोस्तों। तो परिवार को भी उसने क्या कर दी, मान्यता दे दी, और संपत्ति को भी मान्यता दे दी मेरे दोस्तों। लेकिन जो संपत्ति है उसको उसने क्या कर दिया, निश्चित कर दिया। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग जो संपत्ति है, जो धन कमाएगा, उस धन का मतलब क्या है, वो कहता है कि भूमि के द्वारा और या मकान के द्वारा, ठीक है,
वो संपत्ति के अंदर तो दो चीज मानता है कि संपत्ति कैसे कमाई जाएगी। संपत्ति कमाओ, आप निजी संपत्ति कमाओ, लेकिन संपत्ति के दो ही तरीके हैं। उप आदर्श राज्य में प्लेटो कहता है कि संपत्ति कमाने के दो ही तरीके होने चाहिए। या तो आप भूमि के ऊपर क्या है पशु वगैरह रखो, कृषि वगैरह करो, तो उससे कमाई होगी। या फिर आपका कोई मकान है, मकान से आप किसी प्रकार का किराया ले रहे हो, या मकान कोई आदमी दूसरा यूज कर रहा है, उसके बदले में आपको कोई धन दे रहा है, तो वो संपत्ति, वो आपकी संपत्ति है। तो संपत्ति के दो ही स्रोत माना है, भूमि और मकान। जहाँ तक हम बात करें व्यापार, उद्योग, ठीक है, तो व्यापार और उद्योग जैसी जो शब्दावली है वो प्लेटो नहीं देता है। प्लेटो व्यापार और उद्योगों के बारे में ये कहता है कि इस प्रकार के उद्योग और व्यापार क्या करते हैं कि मनुष्य को, मानव को भ्रष्ट करते हैं। क्योंकि वो तो अपना उप आदर्श राज्य में आदर्श बनाना चाह रहा था ना राज्य को, और ये मानना था कि व्यापार और उद्योगों से लोग क्या हो जाते हैं, भ्रष्ट हो जाते हैं। और भ्रष्ट के साथ साथ क्या करते हैं, वो विदेशों में यात्रा करते हैं, अपने माल को विदेशों में बेचते हैं, जिससे कि वो अपने देश की, अपने राज्य की कमजोरियों को विदेशों में बता देते हैं। तो विदेशी लोग क्या करते हैं, कभी भी अपने राज्य की कमजोरी देकर आक्रमण कर देते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर उदाहरण है ईस्ट इंडिया कंपनी वाला, जो आप जानते हो, तो उसके बारे में ज़्यादा नहीं बताएंगे। तो इस तरह की कल्पना वो करता है कि व्यापार और उद्योग नहीं होना चाहिए। ठीक है मेरे दोस्तों, वो उसने अपना, जब उसने राज्य के बारे में कहा था उप आदर्श राज्य कहाँ होना चाहिए, समुद्र से बहुत, सागर तट से बहुत दूर होना चाहिए, और उसने ये भी कहा था कि भाई पानी के जहाज बनाने वाली लकड़ी नहीं होनी चाहिए। तो वो व्यापार उद्योग को ये अपने उप आदर्श राज्य में मान्यता नहीं दे रहा है कि मेरे उप आदर्श राज्य में जो लोग होंगे, जो समाज होंगे, वो लोग केवल भूमि से और मकान से ही संपत्ति ग्रहण करेंगे, अपनी निजी संपत्ति बनाएंगे, व्यापार उद्योग से नहीं बनाएंगे मेरे दोस्तों। तो व्यापार उद्योग से जो संपत्ति बनाते हैं वो तो प्लेटो ये कहता है कि ये लोग विदेशों का काम है, ये लोग विदेशी करते हैं, हम नहीं करते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये बात करता है। तो संपत्ति कमाने के दो उसने उदाहरण बताता है कि संपत्ति, अब संपत्ति तो कमाते रहेंगे, वो कर निजी संपत्ति को मान्यता भी दे दी, लेकिन वो कहता है कि निजी संपत्ति को भी वो क्या करता है, निश्चित करता है कि निजी संपत्ति भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए मेरे दोस्तों। तो उसने चार वर्ग बनाए निजी संपत्ति के रखने पर। निजी संपत्ति रखने के आधार पर उसने समाज के चार वर्ग बना दिया। पहला वर्ग में देखते हैं दोस्तों, जो दैनिक, जो मजदूरी करते हैं, दैनिक आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए जो मजदूरी करते हैं, जो श्रम करते हैं, उनकी एक कैटेगरी बना दी प्लेटो ने अपने उप आदर्श राज्य में। यानी कि निजी संपत्ति भी ज़्यादा नहीं रख सकता कि करोड़ों, लाखों, अरबों रुपया निजी संपत्ति रख सकते, ऐसी व्यवस्था नहीं की थी मेरे दोस्त। तो दैनिक आवश्यकता को पूर्ति करने वाले मजदूरी जो लोग होते हैं, एक वो वर्ग। ठीक, दूसरा वर्ग के बारे में ये कहता है कि इनसे दुगना दूसरे वर्ग के पास होगा। नाम नहीं दिया कि क्या वर्ग होगा, लेकिन ऐसे लोग जिनसे इनसे दुगना होगा, यानी कि जो ये एक नंबर दे रखा है तो एक का दुगना, ठीक है, तो इसका मतलब दो का दो, इसका दुगुना। ठीक है मेरे दोस्तों, आप समझ गए, ये वर्ग बन गया। वर्ग लिख देता हूं मेरे दोस्तों, वर्ग का नाम नहीं है, वर्ग का नाम नहीं दिया प्लेटो ने। तीन नंबर पे कह रहा है कि इसका तिगुना, इसका तिगुना, इसका नहीं, इसका तिगुना। तो ये एक है, तो एक गुणा तीन बराबर तीन। ठीक है, तो ये तीसरा वर्ग हो गया। चौथा वर्ग के बारे में कहता है कि इसका चौगुना, एक गुणा चार बराबर चार वर्ग। यानी कि इसके पास मान लीजिए अगर ये व्यक्ति दिन में 50 रुपये कमा रहा है, पहला व्यक्ति जो दैनिक रूप से अपनी आवश्यकता पूरी करता है, जैसे रिक्शा वाला हो गया, मजदूरी वाला होगा, जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, अपना पेट भरते हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, ऐसे लोगों की बात करता है, ऐसे वर्ग की बात करता है। ये 50 रुपये कमाता है,
तो इन लोगों के पास पैसे कितने होंगे, दूसरे वर्ग के पास हो जाएंगे मेरे दोस्तों 100, इससे दुगना। फिर इनके पास कितना होगा, इसका 3 गुना तो 150, और फिर इसका 4 गुना तो 200। यही उन अनुपात रखा, ठीक है मेरे दोस्तों। तो इस तरह से मतलब वो 1 से 4 तक का अनुपात रखा, कि उसने बोला कि उसने संपत्ति को कहीं ना कहीं निश्चित करने की कोशिश की है, अर्थात उसने समानता की बात की है, संपत्ति को समानता की बात की है। लेकिन देखो समानता तो नहीं है, यहाँ 50 रुपये मिल रहे हैं, यहाँ 100, 150, यहाँ 200, संपत्ति की वो समानता की बात की है। और ये भी बात की उसने, ये क्यों व्यवस्था की, संपत्ति को समान करने के लिए कि ज़्यादा लोगों के पास ज़्यादा पैसा न हो। ठीक है मेरे दोस्तों, इतना ही पैसा होगा। अब बात करते हैं कि 1 से 4 के अनुपात में संपत्ति रखने का अधिकार दिया। ये हो गया वर्ग, कि ये वर्ग 50 रखेगा, ये वर्ग 100 रखेगा, ये 150 रखेगा, ये 200 रखेगा। ये मैंने आपको उदाहरण के माध्यम से समझाया मेरे दोस्तों। तो 1 से 4 के अनुपात में संपत्ति रहेगी, तो वो कहीं ना कहीं संपत्ति को कंट्रोल कर रहा है कि संपत्ति ज़्यादा न कमाए। ठीक है, संपत्ति ज़्यादा न कमाई जाए, ठीक है, ताकि लोगों की भावना रहे कि वो तो बहुत बड़ा आदमी, उसके पास तो बहुत पैसा है मेरे दोस्तों। ऐसा नहीं होगा, तो संपत्ति को 4 अनुपात में बांटता है। लेकिन फिर भी हम देखें कि 4 अनुपात में बांट देता है तो वो संपत्ति की असमानता को स्वीकार करता है। असमानता को स्वीकार करता है और ये कहता है कि देखो सीधी सी बात है कि जो आदमी ज़्यादा कमाएगा तो उसके पास थोड़ा धन तो ज़्यादा होना ही चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि वो दूसरों को भूल जाए। ठीक है, तो वो असमानता को भी स्वीकार करता है, संपत्ति को निश्चित भी किया है कि ज़्यादा भेदभाव न हो, और संपत्ति को अस्वीकार भी, असमानता को स्वीकार किया। तो ये इस तरह से उसने संपत्ति के आधार पर, संपत्ति रखने के आधार पर 4 वर्ग बना देता है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये है, तो असमानता को उसने स्वीकार किया। अब और बाद में अगर लोग ज़्यादा पैसा कमाते रहेंगे, ये वर्ग ज़्यादा पैसा कमाएगा तो उनके पास बहुत पैसा होगा, लेकिन वो कहता है कि इस वर्ग के पास इस वर्ग से 4 गुना ही पैसा होना चाहिए, भले ही वो कितना ही कमा रहा हो। इस वर्ग के पास इस वर्ग से 3 गुना ही पैसा होना चाहिए, भले ही वो कितना ही कमा रहा हो। अब लेकिन मान लीजिए वो ज़्यादा कमा रहा है तो क्या होगा, तो वो कहता है कि जो राज्य होगा वो राज्य के द्वारा उसकी संपत्ति हड़प ली जाएगी, उसकी राज्य द्वारा उसकी संपत्ति को छीन लिया जाएगा। तो लोगों को ये कहता है कि लोग ये न समझे कि वो ज़्यादा संपत्ति कमा रहे हैं तो वो उसकी स्वयं की है, अर्थात वह उसकी स्वयं की नहीं होगी, वह राज्य की होगी। तो इसलिए वह प्लेटो ये भी कहना चाहता है कि लोगों को ज़्यादा संपत्ति नहीं कमानी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा संपत्ति कमाएंगे तो एक निश्चित कैटेगरी के बाद में जो संपत्ति इनके पास रहेगी, ज़्यादा रहेगी, निश्चितता के बाद में जो संपत्ति रहेगी वो राज्य की हो जाएगी स्वाभाविक रूप से। तो लोगों को ये कहता है कि भाई मस्त रहो, ज़्यादा संपत्ति मत कमाओ, नीचे लोगों को देखो। अगर आपको जीना है तो नीचे लोगों को, जो सड़क पे फुटपाथ पे रहते हैं, उन लोगों को देखो। उन लोगों से हमारे पास दुगनी, तिगुनी और चौगुनी संपत्ति से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए मेरे दोस्तों। ये बात प्लेटो कहना चाह रहा है मेरे दोस्त। अब बात करते हैं कि वह ये संपत्ति की ऐसी व्यवस्था की क्यों की, ताकि वो लोगों के बीच में ज़्यादा संपत्ति के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव न हो मेरे दोस्तों। देखो अब आगे बात करते हैं कि उसने विवाह को, निजी संपत्ति को यहाँ पर अपने उपादर्श राज्य के अंदर मान्यता दे दी। तो एक बात सामने और आती है मेरे दोस्तों कि वो क्या है कि उसने परिवार यानी विवाह करने से पहले हमारे माता पिता अपने लिए लड़की देखते हैं, या लड़की के लिए माता पिता अपनी बहन बेटी के लिए लड़का देखते हैं, एक योग्य नौकरी पैसा वाला एक योग्य लड़का देखते हैं। तो मेरे दोस्तों प्लेटो का विचार था कि लड़का लड़की आप देखो, योग्य लड़का देखो, लेकिन स्वास्थ्य प्रमाण पत्र लेना चाहिए। सबसे पहले स्वास्थ्य
स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, यानी कि डॉक्टर से विवाह करने से पहले स्वास्थ्य प्रमाण पत्र लेना होगा, उसके बाद में ही विवाह होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि विवाह से पहले स्वास्थ्य प्रमाण पत्र देने की बात की है, और दोनों लड़की और लड़के का स्वास्थ्य अच्छा होगा तो ही विवाह हो पाएगा। यदि स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो वो कहता है कि इन लोगों को एक तरह से जीने का अधिकार तो होगा, लेकिन जो विवाह करने का अधिकार नहीं होगा। वो स्वास्थ्य की बात कर रहा है तो इसका मतलब वो अच्छे लोगों जो स्वास्थ्य है उनका, उन्हीं का विवाह के बारे में बात करता है। तो दोस्तों आप याद रखना कि विवाह से पहले प्लेटो ने अपने उप आदर्श राज्य में ये कल्पना की थी कि विवाह से पहले डॉक्टर से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, डॉक्टर का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र होना चाहिए कि ये लड़का ठीक है, स्वस्थ है, ये लड़की ठीक है, उसके बाद में ब्याह कर सकते हैं, विवाह कर सकते हैं। मेरे दोस्तों ये वर्ग उसने निश्चित किया, तो वो कहता है कि निश्चित आधार तक वो संपत्ति रखेंगे। ठीक है, कौन सी संपत्ति? जो संपत्ति कमाने के दो स्रोत बताए हैं प्लेटो ने अपने उप आदर्श राज्य के अंदर मेरे दोस्तों। कौन कौन से? भूमि और मकान। भूमि और मकान के द्वारा जो संपत्ति होती है वही व्यक्ति की निजी संपत्ति होती है मेरे दोस्तों। अब ये संपत्ति है वो निश्चित अनुपात में रखेंगे, ये मैंने आपको बताया। और इस निश्चित अनुपात से ज़्यादा कोई संपत्ति होगी वह सामूहिक रूप से समाज के लिए उपयोग में आएगी। ठीक है मेरे दोस्तों, यानी कि जो समाज के अंदर जो पंचायत रहेगी, जो एक गांव होगा, गांव के अंदर जो लोगों का जो समूह होगा जिसकी लोग बात मानते हैं, तो जो गांव की जो पंचायत होगी वो सामूहिक रूप से क्या है कि उस संपत्ति का क्या है यूज करेगी। चाहे वो जो किसी का चाहे भोजन की व्यवस्था हो, चाहे घर बनाने की व्यवस्था हो, चाहे किसी तरह की व्यवस्था हो, वो सामूहिक रूप से उसकी क्या होगी व्यवस्था की जाएगी मेरे दोस्तों। तो आगे तो ये तो ना हमने ये देखा कि अब वो ये भी कहता है कि जो संपत्ति है, संपत्ति को कठोर प्रतिबंध भी लगाया कि संपत्ति को आप बेच भी नहीं सकते, बेच नहीं सकते और गिरवी नहीं रख सकते, बेच नहीं सकते और गिरवी नहीं रख सकते। इसका मतलब कि मेरी संपत्ति मेरे वर्ग के अकॉर्डिंग मेरे पास एक निश्चित है, इस वर्ग के अकॉर्डिंग इसकी निश्चित है, तो इससे ज़्यादा संपत्ति नहीं रख सकते। यदि कोई अगर वो ले रहा है, खरीद रहा है, तो मेरे दोस्तों नहीं खरीद सकता, बेच भी नहीं सकता और गिरवी भी नहीं रख सकता। तो मेरे दोस्तों आप बताओ कि आप कोई प्लाट लेना चाह रहे हो और आप खरीद ही नहीं सकते, तो आप मकान कैसे बनाओगे? आप जहाँ रह रहे हो, जिस अवस्था में रह रहे हो वहीं रहोगे। तो एक अनुपात निश्चित कर दिया, संपत्ति पर उसने कठोर प्रतिबंध लगा दिया, एक निश्चित कर दिया, और उसने संपत्ति की असमानता को भी स्वीकार किया कि संपत्ति असमान हमेशा रहेगी, लेकिन संपत्ति ज़्यादा नहीं रहेगी, ज़्यादा रहेगी तो वो राज्य की ओर से क्या होगी, उसके ऊपर नियंत्रण किया जाएगा। तो संपत्ति के बारे में कहता है कि जो संपत्ति दो स्रोत है, भूमि और मकान, यानी कि वो कहता है कि मकान को और भूमि को न बेचा जा सकता, न गिरवी रह सकता, न कोई खरीद सकता है, न कोई गिरवी रख सकता है, ये बात उसने की थी। तो वो संपत्ति को कहीं ना कहीं कंट्रोल ही कर रहा है अपने उप आदर्श राज्य के अंदर। ठीक है दोस्तों, और वह कहता है कि ये ऐसी व्यवस्था उसने की क्योंकि ताकि लोग संपत्ति कमाकर अपने पद से, अपने कर्तव्य से विमुख न हो। समझ में आ गया? अपना काम सही तरीके से वो करे, क्योंकि संपत्ति कमाएंगे तो लालच आएगा, क्योंकि उसको परिवार भी तो है ना, तो परिवार को चलाने के लिए खूब करोड़ों पैसा कमा लेगा। तो वो निश्चित किया है संपत्ति को, तो वो कहीं ना कहीं वो कहता है कि संपत्ति के द्वारा वो संपत्ति निश्चित करने का एक ही उद्देश्य है कि जो लोग हैं अपनी ईमानदारी से काम करें, पथभ्रष्ट न हो मोरो दोस्तों। इस प्रकार से हम ये कहते हैं कि संपत्ति जो विषयक अधिकार है, संपत्ति विषय अधिकार है, वो क्या है, एक तरह से राज्य द्वारा प्रदत्त अधिकार है कि राज्य ने कैटेगरी कर रखी है, 4 वर्ग बना रखे हैं, उस वर्ग के अकॉर्डिंग ही संपत्ति रख सकते हैं। इसके अलावा इसके अतिरिक्त जो संपत्ति नहीं रख सकते। यदि इसके अतिरिक्त कोई संपत्ति है तो वो राज्य द्वारा हड़प ली जाएगी। अतः संपत्ति क्या है, राज्य द्वारा
प्रदत्त एक अधिकार है कि आप इतनी ही संपत्ति रख सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं रह सकते। ठीक है, तो इस प्रकार से उसने संपत्ति रखने के आधार पर 4 वर्ग बताए, और संपत्ति 2 प्रकार की होती है, वो मैंने बताया। निजी संपत्ति का अधिकार दे दिया उसको, परिवार रखने का अधिकार रख दिया, और विवाह करने से पहले स्वास्थ्य प्रमाण पत्र देना होगा। दोस्तों आगे बात करते हैं। दोस्तों आगे देखते हैं कि उसकी सामाजिक व्यवस्था के अंदर प्लेटो ने अपने उप आदर्श राज्य के अंदर सामाजिक व्यवस्था के अंदर देखते हैं कि श्रम विभाजन के बारे में वह क्या कहता है। दोस्तों रिपब्लिक बुक के अंदर भी जब उसने प्लेटो ने आदर्श राज्य की बात की तो श्रम विभाजन किया था। वो कैसे कि उसने आत्मा के 3 भाग माने मेरे दोस्तों। आत्मा 3 पार्टों में बटी होती है, विवेक, साहस और तृष्णा। विवेक वाले को उसने क्या बना दिया प्लेटो ने, दार्शनिक वर्ग बना दिया। शासक वर्ग को, जो साहस रखेगा उसको सैनिक वर्ग में बना दिया। जो तृष्णा रखेगा ज़्यादा उसको उत्पादक वर्ग बना दिया। इस प्रकार से उसने अपने आदर्श राज्य में आत्मा के इन 3 अंगों के आधार पर, 3 पार्टों के आधार पर समाज के, राज्य के क्या करता है, 3 वर्ग बना देता है। तो वर्ग वहाँ पर भी थे, वर्ग यहाँ पर भी थे। ये भी क्या था, श्रम के आधार पर। श्रम के आधार पर जो लोग ज़्यादा राजनीतिक रूप से, राजनीति यानी विवेक रखते हैं, वो दार्शनिक वर्ग में बन जाएंगे, वो दार्शनिक वर्ग का काम करेंगे, दार्शनिक रूप से श्रम करेंगे। जो साहस रखेंगे वो सैनिक वर्ग में रखेंगे, वो सैनिक रूप से काम करेंगे, अर्थात उसकी श्रम क्या है, सैनिक हो गई। तृष्णा उत्पादक वर्ग करेगा, उसकी श्रम क्या होगी, मेहनत हो गई, ये उत्पादक वर्ग का काम करेंगे। तो ये यहाँ पर भी क्या है कि श्रम है। तो यहाँ पर उसने श्रम के आधार पर, अर्थात विवेक, साहस, इनको वह एक तरह से श्रम ही मान लीजिए आप, जो कि आत्मा के भाग है। तो यहाँ पर उसने, यहाँ पर भी ये कहता है कि ये वर्ग एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करे, अपना अपना कार्य करे। लेकिन उप आदर्श राज्य में जहाँ उसने श्रम के बारे में इस तरह से व्यवस्था की, वहीं उसने उप आदर्श राज्य में श्रम के आधार पर ये कहता है कि श्रम के आधार पर उसने राज्य को, उप आदर्श राज्य को, ये याद करना, उप आदर्श राज्य को 3 भागों में बांटता है। जैसे यहाँ पर रिपब्लिक बुक के अंदर आदर्श राज्य को 3 भागों में बांटा, दार्शनिक वर्ग, सैनिक वर्ग, उत्पादक वर्ग। वहीं प्लेटो ने अपने द लॉज बुक के अंदर जब उसने उप आदर्श राज्य से संबंधित विचार दिया, तब उसने अपने उप आदर्श राज्य को 3 भागों में बांटा, विदेशी, दास और नागरिक। अब बात करते हैं कि विदेशी, यहाँ विदेशी का मतलब कोई विदेश में रहने वाले लोग नहीं हैं। ऐसे लोग जो मतलब जिनकी रुचि घूमने फिरने में रहती है, जिनकी रुचि घूमने फिरने में रहती है, उनको वह विदेशी कहता है। और वो ऐसे लोग क्या करेंगे, उद्योग और व्यापार का काम करेंगे उप आदर्श राज्य में। जिन लोगों के पास किसी प्रकार का ज़्यादा विवेक नहीं होता है, वो दास प्रवृत्ति के होते हैं, जैसे मजदूर है, इस तरह के लोग हैं, वो क्या करेंगे, खेती करेंगे। वो क्या करेंगे, खेती करेंगे, उत्पादक वर्ग में रहेंगे। नागरिक, जिनमें विशेष प्रकार का विवेक होता है, विशेष प्रकार का गुण होता है, उन्हें प्लेटो क्या मानता है, नागरिक मानता है। और ये लोग ये क्या है कि राजनीति में कार्य करेंगे, वो शासन करेंगे मेरे दोस्तों। अब विदेशी जो लोग हो गए, विदेशी का मतलब किसी विदेश में रहने वाले लोग नहीं है, किसी दूसरे देश के लोग नहीं है। ऐसे लोग जो बिल्कुल पूरी तरह से स्वतंत्र रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, उन लोगों के लिए वो कहता है कि ऐसे लोग क्या करें, व्यापार करें। और ऐसे लोगों को वो विदेशी मानता है। तो विदेशियों के लिए तो व्यापार, उद्योग, दासों के लिए या गुलामों के लिए क्या खेती की जाएगी, जिसको उत्पादक वर्ग कह सकते हैं। और नागरिक जो जिनको पास विशेष प्रकार का एक विवेक होता है या गुण होता है, वो क्या करेंगे, शासन का कार्य करेंगे, राजनीति में कार्य करेंगे मेरे दोस्तों। बोरकर ने क्या समझाने का प्रयास किया है, जो अर्नेस्ट बोरकर था, उन्होंने समझाने का प्रयास किया है कि भले ही रिपब्लिक से उल्टा द लॉज बुक में कुछ विस्तृत रूप से अपने विचार दे दिया होगा राज्य से संबंधित, लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए कि उसका वर्ग विभाजन और श्रम का जो सिद्धांत है, यहाँ पर भी श्रम के आधार पर अलग अलग काम कर रहे थे, यहाँ पर भी लोग श्रम के आधार पर अपना अपना काम करेंगे,
किसी के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अर्थात जो दास का काम करता है वो विदेशी वर्ग में हस्तक्षेप नहीं करेगा, जो नागरिक का काम करेगा जो दास वर्ग में हस्तक्षेप नहीं करेगा, तो यहाँ पर भी वह हस्तक्षेप न करने की बात करता है। अर्थात सभी लोग, ये तीनों वर्ग अपना अपना विशेष कार्य करेंगे, ठीक है, इस तरह की बात वो करता है। बोरकर क्या कहते हैं देखते हैं। रिपब्लिक की पुरानी भावना द लॉज के पृष्ठों में समाविष्ट है। दो रिपब्लिक में जो पुरानी भावना ये वाली दी थी वह लॉज के पृष्ठों में समाविष्ट है, और यदि लॉज में वर्णित वर्ग व्यवस्था रिपब्लिक में वर्णित व्यवस्था से आधारभूत रूप से भिन्न है, दोनों भिन्न है, द लॉज में अलग विचार दिया, द रिपब्लिक में अलग दिया, तो भी मौलिक अथवा आधारभूत सिद्धांत वही है। वही कौन सा देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना विशेष कार्य करना चाहिए। रिपब्लिक में जब आदर्श राज्य का विचार दिया तो सभी वर्ग अपना अपना काम कर रहे थे। द लॉज में जब उसने उपादर्श राज्य की कल्पना की तब भी उसने ये वर्ग विदेशी, दास, नागरिक, ये तीन वर्ग है। उपादर्श राज्य को तीन भागों में बांट देता है, ये तीनों जो भाग है जो श्रम के आधार पर विभाजित किए गए हैं, ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये वर्ग भी अपना अपना विशेष रूप से कार्य करेंगे, किसी दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण गुण हो गया दोनों के अंदर ही, ठीक है, विशेष कार्य करेंगे, जिसको परिभाषित करने का कार्य, जिसको समझाने का कार्य किसने किया है, बोरकर ने किया है। ठीक है मेरे दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों अब बात करते हैं कि प्लेटो के उप आदर्श राज्य के अंदर राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, सरकार चलाने की व्यवस्था कैसी थी, शासन चलाने की व्यवस्था कैसे थी मेरे दोस्तों, ठीक है, वो बात करते हैं। तो सरकार चलाने की व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था चलाने की जो व्यवस्था थी वो कैसी थी, वह सरकार को या राजनीतिक व्यवस्था प्लेटो ने अपने उप आदर्श राज्य के बारे में कहा था कि एक साधारण सभा होगी, एक सलाहकार बोर्ड होगा जिसको संरक्षक परिषद भी कहा जा सकता है, प्रशासनिक परिषद होगी, न्यायपालिका होगी और स्थानीय प्रशासन होगा। तो ये 5 प्रकार के उसने सरकार के चरणों के बारे में बात की थी, प्रशासन की बात की थी कि प्लेटो का उप आदर्श राज्य इस प्रकार से चलेगा, ये प्लेटो ने व्यवस्था की थी। देखते हैं मेरे दोस्तों साधारण सभा क्या होती है। प्लेटो ने जनसंख्या को स्थिर करने की बात की है कि 5040 से ज़्यादा जनसंख्या नहीं होनी चाहिए मेरे दोस्तों, तो ये बात की थी, ठीक है। तो प्लेटो के अकॉर्डिंग एक राज्य के अंदर कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, अधिकतम 5040 की जनसंख्या होनी चाहिए। तो साधारण सभा का, या इसको नगर सभा भी कह सकते हैं या राज्य सभा भी कह सकते हैं, नगर सभा या फिर राज्यसभा। राज्यसभा का आप अर्थ समझे होंगे, आज के प्रासंगिक में ले लोगे, राज्यसभा नहीं लिखेंगे, राज्य का अर्थ है पूरे देश की सभा, ठीक है। तो 5040 की जो जनसंख्या है वो पूरी की पूरी इस साधारण सभा अर्थात इस नगर सभा के अंदर इकट्ठी होगी। जैसे कि मान लीजिए प्लेटो के अकॉर्डिंग ये उसका पूरा क्या है, राज्य है, यानी कि उप आदर्श राज्य है। इस उप आदर्श राज्य में पूरी की पूरी 5040 जनसंख्या इकट्ठी होगी, ये पूरी इकट्ठी हो गई। क्यों भाई, क्यों और क्यों इकट्ठी हो रही है? ये एक वर्ष में एक बैठक होती है, एक वर्ष में एक बार इसकी बैठक होती है मेरे दोस्तों। क्यों बैठक होती है, क्यों इकट्ठी होती है हर वर्ष? जैसे 1 जनवरी मान लेते हैं कि 1 जनवरी को ये क्यों इकट्ठे होते हैं, ठीक है। बात करते हैं कि ये इसलिए इकट्ठे होते हैं ताकि ये संविधान में परिवर्तन कर सके, संविधान बना सके, वह उसमें परिवर्तन कर सके, कहीं कमी है तो उसमें संशोधन कर सके, ठीक है। और कोई कानून में कमी है तो कानून में परिवर्तन कर सके या उसमें संशोधन कर सके, ठीक है मेरे दोस्तों। तो अब ये देखिए अब आप कि प्लेटो ने मतलब कानून की सर्वसत्ता, कानून के आधार पर शासन की उसने व्यवस्था की, लेकिन वो कानून बनाएगा कौन? व्यवस्थापिका के लोग बनाएंगे या
5040 जो जनसंख्या है पूरी के पूरे साधारण लोग बनाएंगे, अर्थात जनता बनाएगी। तो प्लेटो कहीं ना कहीं कानून बनाने का अधिकार, कानून में संशोधन करने का अधिकार, संविधान में परिवर्तन करने का अधिकार, ठीक है, और कानून में क्या कमी है उसमें संशोधन करने का अधिकार, परिवर्तन करने का अधिकार, उसको हटाने का अधिकार, उसको रद्द करने का अधिकार पूरा का पूरा जनता को देता है। और जनता यह समीक्षा कब करती है? 1 वर्ष बाद में। ठीक है मेरे दोस्तों, तो 1-1 वर्ष के लिए साधारण सभा हुआ करती थी। इसी के अंदर जो देश की जो व्यवस्थापिका जो कानूनों के अकॉर्डिंग जो काम करती है, वो कानूनों में परिवर्तन करने का काम, उसमें संशोधन करने का काम, उसकी समीक्षा करने का काम ये जनता करती थी पूरी की पूरी। तो हम ये कह सकते हैं कि प्लेटो अपने उप आदर्श राज्य में जहाँ कानून बनाने का अधिकार है, जहाँ कानून में संशोधन करने का अधिकार है, वो व्यवस्थापिका को नहीं देता है। जैसे कि आज हमारे भारत के अंदर कानून बनाने का अधिकार किसको है? व्यवस्थापिका को, अर्थात राज्यसभा और लोकसभा दोनों से पास होता है, फिर राष्ट्रपति महोदय जी से वो पास होता है। इस तरह से कानून बनता है। लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ पर वो सबसे पहले जनता के द्वारा पास होगा, उसके बाद में पास होने के बाद में किसी तीसरे व्यवस्थापिका को उसको पास करने का अधिकार नहीं है। बस व्यवस्थापिका तो उसके अकॉर्डिंग देश को चलाएगी, शासन को चलाएगी, उप आदर्श राज्य को चलाएगी, ये बात कहना चाह रहा है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब ये 1 वर्ष में एक ही होगी, पूरे के पूरे जो लोग होंगे राज्य के अंदर वो इसमें शामिल होंगे मेरे दोस्त। अब बात करते हैं सलाहकार बोर्ड। ये जो सलाहकार बोर्ड है इसके अंदर संख्या होगी, इस सलाहकार बोर्ड के इसके अंदर इसकी संख्या होगी अधिकतम 37। अधिकतम कितनी होगी? 37। जो व्यक्ति 5040 की जो जनसंख्या में से जो व्यक्ति 50 साल का हो चुका है, 50 साल का हो चुका है, वो इसमें प्रतिभागी बन सकता है। अर्थात सलाहकार बोर्ड, जिसको अपन संरक्षक परिषद या बोर्ड कह सकते हैं, वह भी 5040 में से ही बनेगी, वह भी 5040 में से ही बनेगी। तो हम ये कह सकते हैं, तो ये कब बनेगी? चुनाव होता है, इसका क्या होता है? चुनाव होता है मेरे दोस्तों। तो हो सकता है कि चुनाव प्लेटो के अकॉर्डिंग चुनाव उसी समय, और ये भी याद रखें क्योंकि साधारण सभा के अंदर से अधिकारियों को सेलेक्ट किया जाता था, अधिकारियों को, तो यही वो अधिकारी है, अधिकारियों को यहाँ पर सेलेक्ट किया जाता था चुनाव प्रणाली के द्वारा, वो अधिकारी ये है। तो अधिकारियों को यहाँ पर सेलेक्ट किया जाता। तो 5040 की जब बैठक हुआ करती थी साधारण सभा के अंदर से ये परिषद बना दी जाती थी। तो यहाँ पर इसमें अधिकतम 37 होते थे, 37 व्यक्ति होते थे। जो व्यक्ति 50 साल का हो गया हो और जो अनुभवी होता था उसको साधारण सभा यानी 5040 की जनसंख्या में से उनको चुना जाता था। अब चुनने के लिए वो तिहरी प्रणाली अपनाया करते थे। तिहरी प्रणाली वो कैसे मेरे दोस्तों कि इन 37 लोगों को चुनने के लिए सबसे पहले 5040 में से, जैसे कि ये 5040 लोग हैं, ये लोग 300 लोगों का चुनाव करेंगे, तो ये एक नंबर की होगी। फिर 300 नंबर में से फिर ये 200 का चुनाव करते, तो ये 2 नंबर होगी। अब ये 200 में से फिर 37 लोगों का चुनाव हुआ करते थे, तो ये 3 नंबर हो गई। ठीक है, तो यानी साधारण सभा के द्वारा जो ये बैठक होती है, इसी में से ही 300 लोगों का चुनाव होता था। इनके बाद में ये लोग 200 का चुनाव करते थे, फिर 200 के बाद में इन 37 लोगों का चुनाव करते थे। अर्थात ये सलाहकार बोर्ड हो गई, संरक्षक परिषद हो गई। एक तरह से आज के प्रासंगिक में देखा जाए तो ये जो परिषद है वो कहलाती है व्यवस्थापिका, क्योंकि इसके सरकार के द्वारा इसका चुनाव हुआ है। जैसे आज लोकसभा होती है, उसका चुनाव जनता के द्वारा होता है, तो यहाँ पर इस सरकार का चुनाव अर्थात इस व्यवस्थापिका का चुनाव भी प्लेटो के अकॉर्डिंग जनता ही कर रही है, जनता में से चुने आ रहे हैं मेरे दोस्तों। तो ये तिहरी प्रणाली के द्वारा यहाँ पर आ रहा है। ये क्या काम कर, अब इसकी आयु कितनी होगी? 50 वर्ष की आयु में ये अगर चुने जाते हैं तो ये इनकी जो 20 वर्ष की अवधि तक ये काम करते हैं। ये अर्थात जैसे आज 5 साल की सरकार बनती है, 5 साल के लिए हम वोट देते हैं, तो ये लोग 20 वर्ष तक वोट दिया करते थे कि 20 वर्ष तक ये सरकार चलाएंगे, उसके बाद में इनको हटा दिया
जाएगा। तो 20 यानी कि 70 वर्ष तक ये बने रहते थे मेरे दोस्तों, ठीक है। और ये होता था सलाहकार बोर्ड, जिसको आज के प्रासंगिक रूप से देखा जाए, आज के परिप्रेक्ष्य में, तो इसको कहते हैं व्यवस्थापिका। और इसी व्यवस्थापिका को सबको कहना मानना पड़ता था। प्रशासनिक परिषद, न्यायपालिका और स्थानीय प्रशासन। प्रशासनिक परिषद को हम कह सकते हैं कार्यपालिका, और कार्यपालिका का काम क्या होता है? कानूनों को लागू करना, क्रियान्वयन करना। अर्थात ये सभी इसकी सलाह से ही काम करते थे, इसकी आज्ञा का पालन करते थे। आज जैसे व्यवस्थापिका मंत्री परिषद जैसा कानून बनाती है, जैसा कहती है, वैसा ही कार्यपालिका को करना पड़ता है। ठीक वैसे ही आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, फिर बाद में ये बताता हूँ। अब बात करते हैं शासन व्यवस्था के अंदर। मैंने बताया कि साधारण सभा बता दी, सलाहकार बोर्ड बता दिया। अब बताता हूँ प्रशासनिक परिषद। प्रशासनिक परिषद को हम कार्यपालिका के नाम से भी जानते हैं, यानी कि जो सलाहकार बोर्ड, यानी कि जो संरक्षक जो बोर्ड हुआ करता था, जिसको अपन व्यवस्थापिका कहते हैं, उसने जो कुछ कहा, जो कुछ आज्ञा दी, उसको प्रशासनिक परिषद को मानना पड़ता था। एक तरह से यह प्लेटो की व्यवस्था में, प्लेटो के उपादर्श राज्य में क्या थी? कार्यपालिका थी। देखते हैं प्रशासनिक परिषद में कितने सदस्य हुआ करते थे मेरे दोस्तों? 360 सदस्य हुआ करते थे। आपसे पूछा जा सकता है कि प्लेटो के उपादर्श राज्य में जो प्रशासनिक जो व्यवस्था हुआ करती थी, उसके अंदर जो विभाग था प्रशासनिक परिषद, उसमें कितने सदस्य होते थे? 360। ये कैसे चुने जाते थे? अभी मैंने बताया कि संपत्ति के आधार पर उसने 4 वर्ग बनाई, 1, 2, 3 और 4। संपत्ति के आधार पर कि संपत्ति रखेंगे, यदि इनके पास 50 संपत्ति है तो ये इससे दुगना रखेगा, ये 100 रुपया रखेगा, ये 150 रखेगा और ये 200 रखेगा। बस संपत्ति में इतनी ही असमानता होनी चाहिए, जो अभी मैंने आपको बताई है मेरे दोस्तों। ये संपत्ति के आधार पर क्या थे? वर्ग थे। और इन वर्गों के अंदर से मेरे दोस्तों कि क्या है कि पहले लॉटरी के माध्यम से चुनाव हुआ करता था, उस समय लॉटरी के माध्यम से, यह याद रखना। इसके बाद में ये लोग 180 लोगों का चुनाव किया करते थे, ठीक है। और ये 1, 2, 3 और 4 जो वर्ग बने हुए हैं, ये पूरी 5040 की जनसंख्या में से बना हुआ है, क्योंकि राज्य की जनसंख्या 5040 ही मानता है। तो 1, 2, 3 और ये जो 4 वर्ग है, संपत्ति के स्वामित्व के आधार पर, संपत्ति रखने के आधार पर जो 4 वर्ग बनाए, ये वर्ग 180 लोगों का चुनाव करेगा। फिर 180 लोग क्या करेंगे? 90 लोगों का चुनाव करेंगे, 90 लोगों का चुनाव करेंगे मेरे दोस्तों, ठीक है। यह भी एक तिहेरी चुनाव प्रणाली थी, जो कि सलाहकार बोर्ड के बारे में बताया था, वैसे ये थी मेरे दोस्तों। तो 360, तो 9, 9, 9, 2, 18, 9, 30, 9, 4, 36 और एक 0 लगा दिया, 360 हो गया। तो प्रशासनिक परिषद की व्यवस्था कैसी थी? 360 थी। और ये कार्यपालिका का काम करती थी, देश दुनिया को चलाने का काम करती थी, एक तरह से शासन को क्रियान्वित करने का काम करती थी। और यही नहीं, यदि आवश्यक ये होता कि इस कानून को संशोधन करना है, तो संशोधन करने की या परिवर्तन करने की सहमति देती, ठीक है, सहमति देती। और सहमति देती तो क्या व्यवस्थापिका, क्या सलाहकार बोर्ड उसमें कानून में परिवर्तन करता? नहीं मेरे दोस्तों, क्योंकि परिवर्तन करने का अधिकार किसको दिया? वह जनता को। तो कानूनों में परिवर्तन करने का अधिकार किसको दिया? वह जनता को देता है। कौन? प्लेटो। तो ये बात है। आगे बात करते हैं अगली प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में कि न्याय प्रशासन कैसा था, न्यायपालिका कैसी थी। न्यायपालिका के बारे में कहता है प्लेटो कि न्याय व्यवस्था 4 प्रकार से थी। पहला जो न्याय था वो था आपका पंचायती न्यायालय, पंचायती न्यायालय, ठीक है मेरे दोस्तों। पंचायती न्यायालय के बारे में बात करता है। दूसरा क्षेत्रीय न्यायालय, क्षेत्रीय न्यायालय, क्षेत्रीय न्यायालय की बात करता है। 3 नंबर पे बात करता है विशेष चुने न्यायाधीशों का न्यायालय, विशेष चुने हुए
न्यायाधीशों का न्यायालय, जिसको अपन विशेष न्यायालय के नाम से भी जान सकते हैं, विशेष न्यायालय। चौथा हुआ करता था जनता का न्यायालय, जनता का न्यायालय। ठीक है, इस तरह से जैसे आज हमारे देश के अंदर 3 प्रकार के न्यायालयों की बात की गई है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट है, उच्च न्यायालय और जो क्षेत्रीय न्यायालय है जिला स्तर पर, उन न्यायालयों के बारे में बात की है। और तो यहाँ पर 5 न्यायालयों के बारे में बात करता है। तो ये पंचायती न्यायालय, क्षेत्रीय न्यायालय और विशेष न्यायालय और जनता द्वारा ये जनता का न्यायालय। अब बात करते हैं कि स्थानीय शासन कैसा था उस समय। स्थानीय शासन, स्थानीय शासन, स्थानीय शासन के बारे में कहा जाता है कि वो पूरे राज्य को तो 12 भागों में बांटा हुआ था, लेकिन जो नगर राज्य था वह नगर राज्य यानी नगर को, ठीक है, जो नगर का जो क्षेत्र था वो नगर राज्यों को उसने इंस्पेक्टर के क्षेत्र में बांट रखा था, जिसमें बात करते हैं कि नगर निरीक्षक, नगर निरीक्षक ये तो 3 हुआ करते थे पूरे उसके राज्य के अंदर, पूरे नगर के अंदर। ठीक है, जो नगर हुआ करता था तो नगरों को नगर निरीक्षक 3 हुआ करते थे। अब बात करते हैं बाजार निरीक्षक, बाजार निरीक्षक इनकी संख्या 5 हुआ करती थी। इसका मतलब 5 और 3 8, यानी 5 से 3 8, 8 भागों में उसका जो राज्य था, उपाध्यक्ष राज्य, वो एक तरह से नगरों में बटा था। अर्थात नगर कितने हो सकते हैं, 5 और 3 8, नगर निरीक्षक 3 और बाजार निरीक्षक 5। इसका मतलब उसका जो नगर था, वो उसका जो राज्य था उसके अंदर नगर पालिका, जो नगर परिषद है, वो 8 प्रकार की थी। ठीक है, तो नगर निरीक्षक 3 हुआ करते थे, बाजार निरीक्षक 5 थे। अब बात करते हैं कि देहाती जो जीवन था, देहाती जो ग्रामीण एरिया था, ग्रामीण एरियो में क्या व्यवस्था थी कि गांव के सभी लोग, पूरे राज्य के सभी लोग क्या करेंगे, 5 ग्रामीण निरीक्षक का चुनाव करेंगे। 5 ये जनता ही 5 ग्रामीण निरीक्षक का क्या करेगी, चुनाव करेगी। ठीक है, चुनाव करने के बाद में फिर इन ग्रामीण निरीक्षक को ये अधिकार हुआ करता था कि ये पूरे ग्रामीण देहाती लोगों से या ग्रामीण लोगों से, ग्रामीण जो गांव में रहते हैं लोग, उनमें से 12-12 लोग, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति 12-12 लोगों को चुनता था। प्रत्येक व्यक्ति 12-12 लोगों को चुनता था। ठीक है, इसका मतलब हो गया 12 पंजे 60। कितना हो गया, 12 पंजे 60। ठीक है, तो 60 लोगों का एक समूह बन जाता था और वो 60 लोग क्या था, गांव गांव घुमा करते थे कि गांव में किसकी कमी है, कौन सी व्यवस्था की कमी है, पानी की कमी है, बिजली की कमी है, घर की कमी है, वो सारी की सारी व्यवस्था इस जो गांव के जो 5 ग्रामीण निरीक्षक हुआ करते थे उनको बताते थे। और यहाँ से फिर आवाज़ कहाँ जाती थी, सरकार के पास। ये तो हो गया गाँव का प्रशासन। ठीक है, और ये होता था नगरों का प्रशासन। ठीक है, तो दोस्तों आज आपने देखा, सुना, पढ़ा इस वीडियो के अंदर कि प्लेटो ने द लॉज बुक लिखी और द लॉज बुक के अंदर उसने अपने उप आदर्श राज्य से संबंधित विचार दिया और उप आदर्श राज्य के अंदर सामाजिक जीवन, आर्थिक और सामाजिक जीवन से संबंधित विशेषता देखी और उसका राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, उसको सरकार चलाने की व्यवस्था कैसी थी, वो आपने देखी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, जहाँ रहो मस्त रहो।